बात कर रहे थे स्ट्राइक का, ठीक है ना? Am I audible to you all? मेरी Yes, आवाज sir. पहुंच You रही are है? audible. यस सर, Yes, यस। sir. ओके। कल हम लोग बात स्ट्राइक का कर रहे थे, और जो स्ट्राइक करने का अलग अलग तरीका है उसकी बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करते हैं पहले ये स्ट्राइक का नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्री के ग्रोथ पर। मैं आपको बताऊं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब करीब हर जगह, हर देश में ये ट्रेड यूनियनिज्म और स्ट्राइक्स की बहुत बढ़ोतरी हुई थी, और लोगों को उससे पता चला कि इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये कंड्यूसिव नहीं है। स्ट्राइक के वजह से जो स्टॉपेज ऑफ वर्क हो रहा था उसका इफेक्ट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सिर्फ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय तक ही सीमित नहीं था। इट अफेक्टेड द होल सोसाइटी और द कंट्री। इंडिया में भी कुछ नोटेबल इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसका बहुत ही बुरा असर हुआ, और ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो स्ट्राइक्स, घेराव और अदर डिस्प्यूट्स रेज किए जाने लगे, उससे हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बाधा पहुंचने लगा। एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एक हॉस्टिलिटी का माहौल बनने लगा था। से मैं बताऊंगा कि ये स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शंस का क्या क्या असर हुआ। पहला है कि इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस द फिक्स्ड एक्सपेंसेस कंटिन्यू टू बी इनकर्ड। अब किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ड्यू टू स्ट्राइक, लेकिन जो उसका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो तो कंटिन्यू था, तो दैट लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट सब्सिक्वेंटली। उससे प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही थी। दूसरा हो रहा था कि इट लीड्स टू फॉल इन सेल्स एंड रेट ऑफ टर्नओवर लीडिंग टू फॉल इन प्रॉफिट्स। प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था तो सेल और टर्नओवर भी घट रहा था, और जिससे इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं हो रही थी। एम्प्लॉयर may also be liable to compensate his customers with whom he may have contributed for regular supply। जो जो रेगुलर सप्लाई का जो उनका एग्रीमेंट्स था, उनका उनका प्रॉमिस था, वो सब फुलफिल नहीं हो रहा था, और इस वजह से उनको उस कस्टमर्स को कंपनसेट करना पड़ रहा था। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेस्टीज और रेपुटेशंस को भी अफेक्ट कर रहा था। घेराव, बायकॉट, स्ट्राइक्स, इसके वजह से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शंस भी हो रहा था, और जो एम्प्लॉयर्स थे उनका फिजिकल इंटिमिडेशन, इस सब का जो थ्रेट था उसका भी उनसे उनको काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रहा था। दैट वाज फॉर द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयज़ के लिए ये था कि अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो उनको वेजेस नहीं मिल रहा था, और वेजेस नहीं मिल पाने के वजह से उनका इनकम कम हो गया। दे वर नॉट अर्निंग सफिशिएंटली, दैट वाज अफेक्टिंग हिज फैमिली। वो सभी एम्प्लॉयज़ जो लंबे समय तक स्ट्राइक्स में थे, दे वर फेसिंग ग्रेट हार्डशिप्स। ट्रेड यूनियंस
के कहने पर ये स्ट्राइक होता था, they were not able to feed the family of the employees, खास करके भारत में। दूसरा एम्प्लॉइज पर इसका इफेक्ट ये हो रहा था कि they were forced, it was the kind of a forced idleness, उनको कोई काम नहीं था। सो इस आइडलनेस के वजह से एक साइकोलॉजिकल और इसका एक साइकोलॉजिकल फिजिकल कंसिक्वेंसेस भी उनको भुगतना पड़ रहा था। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक के वजह से देयर वाज अ थ्रेट ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So these are consequences of strikes. These are the negative impact of the strikes. It also adversely affected the national productivity and national income. तो इस प्रकार से strikes was not good for the industry. It had disadvantages that I wanted to show to you. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये इस तरह का इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट अनरेस्ट या स्ट्राइक्स हमारे देश में नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में एप्रिसिएबल इम्प्रूवमेंट हुआ है इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एक हार्मोनियस पीसफुल माहौल बना है। डिस्प्यूट्स के एमिकेबल सेटलमेंट में काफ़ी सफलता मिली है। अब इसलिए जो स्ट्राइक्स और ये घेराव या बायकॉट या ये लॉकआउट, इस सब का जो इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था, उसके वजह से ये इस बात पे जोर दिया गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हमारे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हैं उसमें इन एमिकेबल सेटलमेंट का प्रोविजंस किया गया। आप देखेंगे तो सेक्शन 3 से सेक्शन 7 तक। सेक्शन 3 में इंडस्ट्रियल सेक्शन 3 में वर्क्स कमेटी का प्रावधान है। मैं बाद में आपको ये सबको एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 4 में कंसिलिएशन ऑफिसर्स के बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 5 में बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का प्रावधान है। सेक्शन 6 में कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी का प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 7 में लेबर कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 7A में ट्राइब्यूनल्स का प्रोविजन है और सेक्शन 7B में नेशनल ट्राइब्यूनल का प्रोविजन है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो 7 जो अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं टू हैव एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इसमें सेक्शन 3 में वर्क्स कमेटी का प्रावधान है। वर्क्स कमेटी ऐसा एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 100 या उससे अधिक एम्प्लॉई पिछले 12 महीने से काम कर रहे हों, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको एक वर्क्स कमेटी बनाने के लिए कह सकती है। इस वर्क कमेटी में एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर ट्रेड यूनियन एक्ट में उनका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ एक ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन के कंसल्टेशन से नियुक्त होंगे। लेकिन वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होगा। वर्क कमेटी में वर्कर्स के उतने ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जितने की एम्प्लॉयर के, और इसका काम मुख्यतया है टू प्रमोट measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and the workman. एक हारमोनियस हो, पीसफुल हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो इंडस्ट्री का, उसके लिए जो भी जरूरी करने का है, एक
अच्छा रिलेशंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में इस्टेब्लिश हो सके, वर्क्स कमेटी इसके लिए काम करती है। अब नेक्स्ट है कंसिलिएशन ऑफिसर्स। इसका प्रावधान सेक्शन 4 में किया गया, सेक्शन 4 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इसमें कहा गया the appropriate government may appoint such number of persons as it thinks fit to be conciliation officers by notification in the official gazette. तो appropriate government जितना उचित समझे कंसिलिएशन ऑफिसर्स की नियुक्ति कर सकती है बाय गजेट नोटिफिकेशन। कंसिलिएशन ऑफिसर्स की नियुक्ति किसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, ये किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए भी हो सकता है, और कंसिलिएशन ऑफिसर्स की नियुक्ति परमानेंट बेसिस पे हो सकता है या किसी लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है। कंसिलिएशन ऑफिसर्स को ये भी प्रयास करना है कि so that the parties may come to a fair and amicable settlement. कंसिलिएशन ऑफिसर्स प्रयास करता है कि जो डिस्प्यूट्स है वो एमिकेबली सेटल हो जाए दोनों पक्षों के बीच में। अगर ये डिस्प्यूट सेटल हो जाता है तो कंसिलिएशन ऑफिसर अपना रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजता है टुगेदर विद द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन बाय द पार्टीज। डिस्प्यूट सेटल हो गया तो वो रिपोर्ट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेज देंगे कि ये सेटल हो गया। उन लोग के बीच में का जो सेटलमेंट का मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है उसको भी वो उसके साथ लगा के भेज देते हैं। अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है, फेल्योर हो जाता है, तो तब भी सेटलमेंट ऑफिसर उस फेल्योर रिपोर्ट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजते हैं stating as to under what circumstances the settlement could not be arrived at। क्यों सेटलमेंट नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण थे, किस वजह से सेटलमेंट नहीं हो पाया। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस फेल्योर रिपोर्ट को देख पर विचार करती है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर ये लगा कि इस केस को रेफर किया जाए टू द कंसिलिएशन बोर्ड और टू द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और टू द नेशनल ट्राइब्यूनल, तो वो इसको रेफर कर देते हैं। और अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको रेफरेंस के लायक नहीं समझती है तो अपना रीजन असाइन करते हुए क्यों रेफर नहीं किया गया वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसका सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है कॉन्सिलिएशन का। कॉन्सिलिएशंस के बारे में हमने आपको बताया कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नियुक्त करती है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स किसी खास एरिया के लिए नियुक्त हो सकता है, किसी खास इंडस्ट्री के लिए नियुक्त हो सकता है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स की नियुक्ति किसी खास पीरियड के लिए हो सकता है या कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स की नियुक्ति परमानेंट बेसिस पर हो सकती है। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स एमिकेबल सेटलमेंट के लिए हर संभव प्रयास करता है। एमिकेबल सेटलमेंट हो जाने पर वो इसका रिपोर्ट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजती है अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, जिसको गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली नोटिफाई करती है। ये सेटलमेंट इन दोनों पक्षकारों पर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पर बाध्यकारी होता है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस कंसिलिएशन बोर्ड में हो सकता है, लेबर कोर्ट में हो सकता है,
ट्राइब्यूनल में हो सकता है, नेशनल ट्राइब्यूनल में हो सकता है। तो इतना समझने में आप लोगों को कोई डिफिकल्टी? कोई बोल क्यों नहीं रहा है, बोलो। No, sir. You have followed all these things. अब मैं आपको ये बताऊं कि जो रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म्स जो है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस, ये प्रैक्टिकली ये इनइफेक्टिव मैकेनिज्म्स हो गया है। कंसिलिएशन ऑफिसर्स अगर डिस्प्यूट को नहीं सेटल कर पाते हैं तो ये बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में बहुत कम ही रेफर किया जाता है, इस वजह से कि बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में दोनों के एम्प्लॉई होते हैं, एक चेयरमैन होता है न्यूट्रल पर्सन, और वहाँ पर दोनों अपने अपने ही स्टैंड पर काबिज रहते हैं। इसीलिए अगर डिस्प्यूट्स कंसिलिएशन ऑफिसर्स के यहाँ सेटलमेंट नहीं हो पाता तो बहुत ही कम चांस है कि वो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में डिसाइड हो। इसीलिए इसको बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस के अलावे ये इसको दूसरी जगह रेफर किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशंस का जो प्रोविजन है वो ये है कि the appropriate government may, as the occasion arises, by notification in the official gazette, constitute a board of conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute. ये परमानेंट बेसिस पे काम नहीं करती है, किसी खास पर्टिकुलर केसेस के लिए ये कंस्टिट्यूट किया जाता है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में एक चेयरमैन होते हैं and 2 or 4 other members as the appropriate government may fix. दो अगर होगा तो एक एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के, अगर 4 मेंबर्स होंगे तो दो वर्कर्स के और 2 एम्प्लॉयर के मेंबर्स होते हैं, और एक चेयरमैन होते हैं जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, उनको किसी भी ना एम्प्लॉयर या वर्कर किसी से भी वो कंसर्न नहीं रहते हैं। इनका भी काम यही है to bring about the settlement between the parties. ये इनको इसी के लिए प्रयास करना है। He may investigate the dispute and all matters affecting the merits and the right of settlement thereof, and may do all such things as it thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute. ये अपनी तरफ से इसका इन्वेस्टिगेट करके और जो डिस्प्यूट्स का मेरिट है और उसको समझ के दोनों पार्टी को इस तरह से परसुएट करने का कोशिश करते हैं कि डिस्प्यूट सेटल हो जाए। इसमें भी अगर सेटलमेंट हो जाता है तो बोर्ड shall send a report thereof to the appropriate government with the memorandum of settlement. अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो फिर अपना रीजंस देते हुए कि क्यों ये सेटलमेंट नहीं हो पाया, और उनके अपना ओपिनियन देते हुए कि सेटलमेंट के लिए क्या करना चाहिए। बोर्ड अपना रिपोर्ट 2 महीने के भीतर भेजते हैं, और विदिन the board shall submit its report within 2 months of the date on which the dispute was referred to it, or within such period as may be fixed by the appropriate government. नॉर्मली इनको रिपोर्ट 2 महीना में भेजना होता है, बट अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई दूसरा टाइम फिक्स कर दे, मे बी आफ्टर 2 weeks और 3 weeks
or 6 weeks, तो उतना ही दिन में इनको भेजना पड़ेगा. Or where the conciliation fails, the board of conciliation takes over. The functions of the board of conciliation are the same as those of the conciliation officers. इन दोनों के functions में कोई विशेष फर्क नहीं है. Now, Section 6 of Industrial Disputes Act में Court of Inquiry का provision है. The appropriate government may, as occasion arises by notification in the official gazette, constitute a court of inquiry for inquiry into any matter appearing to be connecting with the relevant to an industrial dispute. अब ये जो court of inquiry है, it may consist of one independent person or of such of independent persons as the appropriate government may think. Appropriate government चाहे तो किसी एक व्यक्ति को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में नियुक्त कर सकती है या एक से अधिक व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकती है. That is the discretion rests upon the appropriate government. और जब अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में दो या उससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, it has two or more members, then one of them shall be the chairman. Court shall not be able to act unless minimum number of members required to transact business, that is quorum is present. जहाँ एक से अधिक व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उसका एक quorum डिसाइड होता है और quorum जब तक फुलफिल नहीं होगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की मीटिंग नहीं होगी. लेकिन कोरम फुलफिल्ड है और अगर चेयरमैन एब्सेंट है या कोई दूसरे मेंबर एब्सेंट हैं या कोई किसी मेंबर्स का जगह खाली है, तो दैट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट if they are otherwise valid and regular. So it is important that there has the quorum is fulfilled, and even if a chairman or any member remains absent and the quorum is fulfilled, the meeting will be held, the court of inquiry will transact its business. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम ये है a court of inquiry shall inquire into the matter referred to it and report thereon to the appropriate government ordinarily within a period of 6 months. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को 6 महीना का समय रहता है to inquire into the matter and make a report to the appropriate government. ये इसकी जांच 6 महीना के भीतर करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे. सेक्शन 7 में लेबर कोड्स का प्रोविजन है और सेक्शन 7A में ट्राइब्यूनल का और फिर नेशनल ट्राइब्यूनल का. हम उसकी बात कल करेंगे. 5 बजे से मेरा एक दूसरा मीटिंग भी है. तो अभी जो हम लोगों ने इस जहाँ तक कंसिलिएशन, देन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, देन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक की बात करी है, इसमें आप लोगों में से किसी को कोई डाउट्स है जो क्लैरिफाई करना चाहते हैं? Anyone of you have any question? No, sir. So let us end here. I'm sorry Yes, we were not able to hold this meeting for the whole session, but tomorrow there will be no disturbance. We will join at 4 and we will continue till 5. Yes, sir. Okay. I have another meeting from 5 p.m. That's why I will have to finish it. Okay, sir. Yes, Okay, sir. thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.